हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नाइन्थ चैप्टर, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ट्वेल्थ का नाइन्थ चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेवेंथ में भी हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी हो चुका है। इलेवेंथ में हमने क्या फाइंड किया था? करंट इलेक्ट्रिसिटी में जनरली हमने सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमने स्टडी किया था। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, या फिर कंडक्टर, मटेरियल, ये सब हमने फाइंड आउट किया था। रेजिस्टर, रेजिस्टर के अबाउट हमने स्टडी किया था, ओम्स लॉ स्टडी किया था, एंड देन हमने सीरीज पैरेलल कंसेप्ट यूज किया था। तो जब सिंपल सर्किट होता है तो वहां हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं, वहां से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। आपको करंट और पोटेंशियल दिया होगा, V इज इक्वल टू आई आर, हमने फॉर्मूला यूज किया था। कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? V इज इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला हमने यूज किया था ओम्स लॉ के लिए। ये 11th में किया था, ओम्स लॉ। देन हमने सीरीज कॉम्बिनेशन स्टडी किया था। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, ये फॉर्मूला थे। देन पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने स्टडी किया था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो अगर सिंपल सर्किट होगा तो ये फॉर्मूले यूज करना इजी है, ये फॉर्मूले यूज करना इजी है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा, मीन्स ना समझ में आ रहा है कि रेजिस्टर पैरेलल में है या सीरीज में है, तब क्या करेंगे? तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ओके, जब हमें पता ही नहीं चल रहा है कि सीरीज में है या पैरेलल में है कॉम्बिनेशन, उस केस में हम क्या करेंगे? अब इस तरह से कुछ सर्किट हमें दिया गया है, यहाँ एक बैटरी है, देन यहाँ और एक बैटरी होगी। अब दो बैटरी है और इस तरह से रेजिस्टेंस दिए गए। तो इस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो उस सर्किट को, कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं किरचॉफ लॉ। क्या यूज करते हैं? किरचॉफ लॉ। लेकिन किरचॉफ लॉ को समझने के लिए, किरचॉफ लॉ को समझने के लिए हमें थोड़े बेसिक टर्म पहले स्टडी करने होंगे। पहले हमें क्या स्टडी करना होगा? बेसिक टर्म। तो बेसिक टर्म को स्टडी करने के लिए हम पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक सर्किट हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ, जिससे हम कुछ टर्म सीख सके। ठीक है, अब देखो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट हम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सर्किट। तो इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में हमें पता, मिस ओहम्स लॉ तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये हमारा कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ रेजिस्टेंस लगे हुए आर, आर, आर। ठीक है, इसके नाम दे देते हैं हम, इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी, ई एन एफ, ई एन एफ। यहाँ एक ईएमएफ सोर्स है हमारा E1, यहाँ एक ईएमएफ सोर्स है हमारा E2। तो इस तरह का सर्किट है। ठीक है, अब ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म पता होने जरूरी है। क्या पता होने जरूरी है? बेसिक टर्म पता होने जरूरी है। तो पहला जो टर्म है, तो हम जो टर्म सीख रहे हैं, टर्म सीख रहे हैं बेसिक टर्म्स, बेसिक टर्म यूज फॉर द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के लिए जो बेसिक टर्म यूज होते हैं, उसमें से फर्स्ट है जंक्शन। क्या है? ये वर्ड आपने मोस्ट ऑफ ट्रेन के लिए सुना होगा। ट्रेन के स्टेशन पे जंक्शन होता है, दादर जंक्शन होता है, वसई जंक्शन होता है। तो जहां दो अलग अलग ट्रेन की लाइन मिक्स होती है, मीन्स वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, तो उसे जंक्शन कहा जाता है। या हार्बर, सेंट्रल, वेस्टर्न जहां मीट होता है, वहां क्या जाता है? जंक्शन। तो वैसे ही जंक्शन अब इलेक्ट्रिक सर्किट में भी होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है। तो जंक्शन क्या होता है? जंक्शन एनी पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर टू और मोर कंडक्टर आर जॉइंट। जहां दो और दो से ज्यादा कंडक्टर जॉइंट होते हैं, ऐसे पॉइंट को क्या कहा जाता है? जंक्शन। ऐसे पॉइंट को क्या कहा जाता है? जंक्शन। तो हम क्या लिखेंगे? एनी पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट,
any point in electrical circuit where two or more than two conductors are joined. Conductors are joined. दो या दो से ज्यादा कंडक्टर ज्वाइंट होते हैं. ज्वाइंट टुगेदर इज अ जंक्शन. तो जंक्शन एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट जहां दो या दो से ज्यादा कंडक्टर ज्वाइंट होते हैं. देखो यहां से ये तो सिंगल पाथ है, लेकिन ए पॉइंट देखो, ए पॉइंट और बी पॉइंट, यहां दो या दो से ज्यादा कंडक्टर ज्वाइंट होंगे. ठीक है, तो अब यहां जंक्शन क्या होंगे? इस सर्किट में जंक्शन दो है. जंक्शन कितने हैं इस सर्किट में? जंक्शन कितने हैं? दो है. कौन से? ए एंड बी, ये दो जंक्शन है. ठीक है, जहां इलेक्ट्रिक सर्किट में दो या दो से ज्यादा वायर जॉइंट हो. देन नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा लूप. सेकेंड कंसेप्ट क्या है हमारा? लूप. लूप किसे कहेंगे? लूप. तो एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन अ सर्किट network is called loop or a mesh. Okay, or a mesh. So any closed conducting path in an electric network or in an electric circuit, electric network is called loop or mesh. ठीक है, एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज कॉल्ड लूप. तो क्लोज पाथ हमने देखना है. तो क्लोज पाथ देखो हमने नाम दिए हैं, तो यहाँ तीन क्लोज पाथ हमें मिल जाएंगे. पहला क्लोज पाथ क्या होगा? ए सी डी बी ए, ये क्लोज पाथ है. ए सी डी बी ए, ये क्लोज पाथ है. देन सेकेंड ए ई एफ बी ए, ये क्लोज पाथ है. ये क्लोज पाथ है. तो ये दो क्लोज पाथ हो गए, और पूरा सी ए ई एफ बी डी, ये पूरा एक क्लोज पाथ है. तो ऐसे तीन क्लोज पाथ यहाँ है. कितने क्लोज पाथ है? तीन क्लोज पाथ यहाँ है. तो इसमें लूप कितने हैं? तीन लूप है. कितने लूप है? तीन लूप है. कौन से लूप समझ में आ गया? देखो ए बी डी सी, ये एक लूप है, या ए सी डी बी, नाम कहीं से भी आप लिख सकते हो. तो ये हमारा क्लोज पाथ, जितने भी क्लोज पाथ होंगे उसे हम क्या कहेंगे? लूप कहेंगे. लूप समझ में आया? क्लोज पाथ इज नथिंग बट अ लूप. नेक्स्ट टर्म जो है इसका, दैट इज ब्रांच. थर्ड जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज ब्रांच. अब ब्रांच क्या होता है? A branch is any part of network that lies between two junction. दो जंक्शन के बीच में जो नेटवर्क का पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रांच. A branch is any part of the network that lies between two junctions. ठीक है, दो जंक्शन के बीच वाला जो भी पाथ होगा वो क्या होगा? हमारा ब्रांच होगा. तो यहां देखो कितने ब्रांच है. ये एक ब्रांच दो जंक्शन के बीच में जाने वाला, ये फर्स्ट ब्रांच ए टू बी जाने वाला. देन ये सेकेंड ब्रांच, और ये डायरेक्ट जाने वाला थर्ड ब्रांच.
तो दो जंक्शन के बीच ए टू बी जाने वाले रास्ते, ऐसा हम बोलेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, ब्रांच। तो यहाँ भी 3 ब्रांच है, कौन सा, ए सी डी बी ये एक है, ए ई एफ बी ये एक है, और ए टू बी, ऐसे 3 हमारे यहाँ ब्रांच है। तो ब्रांच समझ में आ गया, लूप समझ में आ गया, और जंक्शन समझ में आ गया। जंक्शन पॉइंट होता है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा कंडक्टर मीट होते हैं। देन लूप क्या होता है, लूप क्लोज पाथ, पूरा क्लोज करना है, ए से स्टार्ट करना है, वापस ए पे आना है, ए से स्टार्ट करके वापस ए पे आना है, उसे हम क्या कहते हैं, लूप्स। और ब्रांचेस, एक जंक्शन से स्टार्ट करना है और दूसरे जंक्शन तक पहुंचना है, एक जंक्शन से स्टार्ट करके दूसरे जंक्शन तक पहुंचना है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। ये समझ में आ गया। तो ये हमें बेसिक कंसेप्ट पता होनी चाहिए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट लॉ पे, अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट लॉ पे। तो फर्स्ट लॉ हम स्टडी करने वाले हैं, दैट इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ, इसे एक अलग नाम भी है, इसे और कहा जाता है करंट लॉ और जंक्शन लॉ। क्या कहा जाता है, करंट लॉ और जंक्शन लॉ। इसे शॉर्ट में बोला जाता है, मींस किरचॉफ करंट लॉ, दैट इज केसीएल। कभी कभी ऐसा भी आपने सुना होगा, केसीएल। केसीएल होता है किरचॉफ करंट लॉ, तो यही लॉ है वो, किरचॉफ करंट लॉ। अब किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है वो हम देखते हैं। तो पहले फर्स्ट लॉ हम लिख लेते हैं, द अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन, ठीक है, द algebraic sum of the currents at a junction is zero in an electric network, in an electrical network. The algebraic sum of the currents at a junction is zero in an electrical network. अगर हम जंक्शन पॉइंट पे करंट को ऐड करते, जितना भी करंट जंक्शन में आ रहे या जा रहे उसको हम ऐड करते, तो आपका आंसर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा, जीरो। तो इसको फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे इसे, दैट इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट, जितने भी करंट आ रहे 1 से लेके n तक, उसको हम ऐड करेंगे सारे करंट को, तो इसका आंसर कितना आएगा, जीरो। आंसर कितना आएगा, जीरो। वेयर आई इज द करंट ऑफ ith कंडक्टर ऑफ जंक्शन, ठीक है। तो अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक जंक्शन पॉइंट है, पॉइंट पी, जंक्शन पॉइंट है पॉइंट पी, और बहुत सारे कंडक्टर उसमें आ रहे हैं, बहुत सारे कंडक्टर उसको कनेक्टेड है। ऐसे हमने 6 कंडक्टर दिखा दिए। कितने कंडक्टर दिखा दिए, 6 कंडक्टर। तो एक कंडक्टर में से करंट जा रहा है I1, जो जंक्शन की तरफ जा रहा है, जो जंक्शन की तरफ जा रहा है। दूसरा करंट बाहर निकल रहा है I2, दूसरा करंट बाहर निकल रहा है I2। तीसरा करंट अंदर जा रहा है I3, I3 अंदर जा रहा है, I4 भी अंदर जा रहा है, I4 भी अंदर जा रहा है। आप कहीं भी करंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देन I5 बाहर निकल रहा है, I5 करंट बाहर निकल रहा है, और I6 करंट भी बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो अब हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया। I1 करंट अंदर जा रहा है, I2 बाहर आ रहा है, I3 I4 अंदर जा रहा है, एंड I5 I6 बाहर आ रहा है। तो अब इसका एडिशन कैसे करेंगे, अब इन सब करंट का एडिशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको साइन कन्वेंशन पता होना जरूरी है।
साइन कन्वेंशन जब आप पता होगा तभी आप ऐड कर पाओगे। तो पहले हम साइन कन्वेंशन सीख लेते हैं इसका, ठीक है। क्या सीखते हैं? साइन कन्वेंशन। ये इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन आपको याद ही रखना है। अब साइन कन्वेंशन मीन्स किसको पॉजिटिव लेना है किसको निगेटिव लेना है उसको साइन कन्वेंशन कहते हैं। सो फर्स्ट, करंट अराइविंग एट अ जंक्शन, करंट जंक्शन के पास आ रहा है, करंट अराइविंग एट जंक्शन। अब मैं इसको शॉर्ट में लिख के दूंगा, करंट अराइविंग एट अ जंक्शन आर कंसिडर एज अ पॉजिटिव। इसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव करंट, इसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। एंड सेकेंड, करंट लीविंग द जंक्शन, करंट लीविंग द जंक्शन, छोड़ के जा रहा है जंक्शन को, तो उसे हम कहेंगे निगेटिव करंट। उसे हम क्या कहेंगे? निगेटिव करंट, ठीक है। तो जो जंक्शन की तरफ आ रहा है, जंक्शन में एंटर हो रहा है वो पॉजिटिव करंट, और जंक्शन से बाहर जा रहा है वो निगेटिव करंट होगा। वो क्या होगा? निगेटिव करंट। तो हमारा डायग्राम देखते हैं, हमारा डायग्राम देखते हैं। तो देखो कौन से करंट जंक्शन में आ रहे हैं? I1 आ रहा है, देन I4 आ रहा है, I3 आ रहा है। तो ये सारे पॉजिटिव करंट है। ये क्या है? पॉजिटिव करंट। और छोड़ के कौन जा रहा है जंक्शन को? P को छोड़ के कौन जा रहा है? I2, I5, I6, ये सारे निगेटिव करंट है। तो अगर हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, यूजिंग साइन कन्वेंशन, तो यूजिंग साइन कन्वेंशन फॉर जंक्शन P, तो देखो कौन से करंट हो गए? I1, I3 और I4 हमने देखा। I1, I3 एंड I4 ये क्या थे? हमारे पॉजिटिव वैल्यू। और रिमेनिंग करंट जो थे दैट इज I2, I5 एंड I6, ये क्या थे? हमारे निगेटिव थे। तो हम अब ऐड कैसे करेंगे पॉजिटिव करंट में? तो हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग किरचॉफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ हम अप्लाई करेंगे। अब चलो, पहला करंट I1 पॉजिटिव माइनस I2 नेगेटिव प्लस I3 पॉजिटिव है प्लस I4 पॉजिटिव है, देन माइनस I5 माइनस I6 इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। तो ये समझ में आ गया, जो भी करंट एंटर होता है उनको हमने पॉजिटिव लिया है, और जो करंट छोड़ के जा रहे हैं उनको हमने क्या लिया है? निगेटिव। तो थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज कर लेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज, तो पॉजिटिव वाले करंट एक तरफ दैट इज I1 प्लस I3 प्लस I4, और निगेटिव वाले करंट दूसरी तरफ भेज देंगे, इज इक्वल टू निगेटिव वाले करंट कौन से होंगे? I2 प्लस I5 प्लस I6, वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे तो निगेटिव साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो अब यहां देखो क्या हो रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I4, ये क्या हो रहा है? करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स जंक्शन। तो ये क्या है? टोटल करंट टूवर्ड्स जंक्शन। कौन सा? I1, I3, I4, ये क्या है? टोटल करंट टूवर्ड्स जंक्शन इज इक्वल टू, ये क्या है? टोटल करंट लीविंग जंक्शन। ये क्या है? टोटल करंट अवे फ्रॉम जंक्शन। सो जितना करंट जंक्शन में आ रहा है उतना छोड़ के जा रहा है, इसलिए जंक्शन पे करंट क्या रहेगा? जीरो। जितना करंट आ रहा है उतना करंट क्या हो रहा है? छोड़ के जा रहा है, तो टोटल करंट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसलिए जंक्शन पे करंट जीरो होता है, क्योंकि जितना करंट आएगा उतना छोड़ के चला जाएगा, तो टोटल करंट एट जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ समझ में आ गया, जंक्शन लॉ
टोटल करंट, अगर हम टोटल का करंट का टोटल लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0। जंक्शन की तरफ आने वाला करंट पॉजिटिव, जंक्शन को छोड़ के जाने वाला करंट निगेटिव। ठीक है, चलो अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। एक सम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सम। अब ये एक वायर है, ठीक है, एक सम सॉल्व करते हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा जंक्शन का यूज कैसे। तो यहाँ हम जंक्शन पॉइंट लेंगे, ये देखो यहाँ एक जंक्शन हो गया, ये एक जंक्शन पॉइंट है, रेड कलर से ही लेते हैं। ये हमारा जंक्शन पॉइंट है, यहाँ एक जंक्शन पॉइंट है और यहाँ एक जंक्शन पॉइंट है। ठीक है, तो जंक्शन पॉइंट यहां से करंट स्टार्ट होगा O, इस पॉइंट को कहेंगे B, इस पॉइंट को कहेंगे C, इसको कहेंगे D। ठीक है, इसको कहेंगे D। और करंट यहां से आ रहा है, करंट यहां से आ रहा है, कितना आ रहा है, I1। कितना आ रहा है, I1 इज इक्वल टू 17 एम्पियर। कितना करंट आ रहा है, 17 एम्पियर। देन यहां करंट लीव कर रहा है, I2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर, ये लीव कर रहा है। देन वापस यहां करंट आएगा, ये करंट होगा I3, ये करंट होगा I3। देन यहां से करंट आ रहा है I4, I4 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, I4 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। देन यहां पे करंट हमें फाइंड आउट करना है, I6 इज इक्वल टू कितना होगा वो, और यहां करंट होगा हमारा I7, I7 इज इक्वल टू 9 एम्पियर। कितना है, I7 इज इक्वल टू 9 एम्पियर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें I6 जो भी अननोन वैल्यू I6 I3 हमें फाइंड आउट करना है, यहां होगा I5, ये सबको हमें फाइंड आउट करना है, I3 I5 और I6 को हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो जंक्शन यूज करते हैं अब। तो यहाँ एट जंक्शन बी, अब लिखते हैं एट जंक्शन बी। सिर्फ जंक्शन बी के बारे में सोचो, सिर्फ जंक्शन बी के बारे में जो, देखो ये बी जंक्शन है हमारा, इसमें करंट आ कौन सा रहा है, I1 करंट आ रहा है, I1 करंट आ रहा है, छोड़ के कौन सा जा रहा है, I2 एंड I3। तो जितना करंट आ रहा है दैट इज इक्वल टू जितना करंट छोड़ के जा रहा है, करंट जितना आ रहा है उतना छोड़, ये इक्वल होता है। तो ये पॉजिटिव और छोड़ के जाने वाले नेगेटिव। तो हम इस तरह से फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो I1 का वैल्यू कितना है हमारा, I1 का वैल्यू है 17, I2 का वैल्यू हमारा 3। अब I3 हमें फाइंड आउट करना है, I3 का वैल्यू। तो I3 कितना होगा, I3 इज इक्वल टू 17 माइनस 3 दैट इज 14 एम्पियर। कितना आ गया हमारा, 14 एम्पियर। तो यहां आएगा आंसर 14 एम्पियर। अब ये 14 एम्पियर कहां जा रहा है, जंक्शन सी की तरफ। तो एट जंक्शन सी क्या हो रहा है, जंक्शन सी पे, जंक्शन सी पे I3 करंट एंटर हो रहा है, तो I3 पॉजिटिव होगा, I3 पॉजिटिव होगा। और I4 भी एंटर हो रहा है, I4 भी एंटर हो रहा है, अंदर आ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव होगा I4। और छोड़ के कौन सा करंट जा रहा है, I5, ये निगेटिव होगा तो दूसरी तरफ जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I5। I3 का वैल्यू 14, I4 का वैल्यू 2, ये हो गया I5। तो I5 इज नथिंग बट 16 एम्पियर, ये क्या हो जाएगा हमारा I5। तो I5 का वैल्यू कितना आ गया, 16 एम्पियर।
ठीक है, अब जंक्शन डी पे आते हैं। जंक्शन कहाँ आते हैं? जंक्शन डी। एट जंक्शन डी, जंक्शन डी पे क्या हो रहा है? कौन सा करंट एंटर हो रहा है? I5, I5 एंटर हो रहा है। और लीव कौन सा कर रहे हैं हम? एंटरिंग करंट, लीविंग करंट, लीव I6 प्लस I7। I5 का वैल्यू कितना आया? 16। I6 हमें फाइंड करना है और I7 का वैल्यू कितना है? 9 एम्पियर। तो 16, ये 9 यहाँ आ गया, माइनस इज इक्वल टू I6। तो 16 माइनस 9 कितना हो गया? 7। 7 एम्पियर इज इक्वल टू I6। तो I6 का वैल्यू कितना आ गया? 7 एम्पियर। तो समझ में आ गया किस तरह से जंक्शन लॉ का यूज करना है, किस तरह जंक्शन से हमें आंसर फाइंड आउट करना है या सॉल्यूशन निकालना है। समझ में आ गया? 7 एम्पियर लास्ट हमारा I6 का वैल्यू आ गया। तो इस तरह से हम किरचॉफ लॉ का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड लॉ पे, किरचॉफ का सेकेंड लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या है हमारा? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसे कहते हैं केवीएल। इसे क्या कहते हैं शॉर्ट में? केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, क्या कहा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ में। तो ध्यान से इसको अच्छे से याद रखना है, ये दोनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, द अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस होता है प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। याद रखो, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, ये होता है पोटेंशियल। तो अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस मीन्स हमारी बैटरीज, ईएमएफ, ईएमएफ वाले सेल्स लगे होंगे ना, ईएमएफ इन क्लोज लूप इज जीरो, इन क्लोज लूप इज जीरो। तो अगर क्लोज लूप है, इसमें हम सारे पोटेंशियल डिफरेंस, सारे कंपोनेंट का पोटेंशियल डिफरेंस ऐड अप करते हैं, करंट इनटू रेजिस्टेंस, एंड जितने बैटरीज है उनका ईएमएफ ऐड करते हैं, तो आंसर क्या आएगा? जीरो। तो इसको कैसे लिखेंगे? दैट इज सम ऑफ आई आर, sum of all potential into sum of all EMF is equal to zero. Sum of all EMF is equal to zero. ठीक है, अब इसको भी अप्लाई करने से पहले हमें साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? साइन कन्वेंशन यूज करना। तो इस साइन कन्वेंशन को अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये साइन कन्वेंशन क्या करता है? कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो अब यहां जो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे वोल्टेज लॉ के लिए, उसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो अब साइन कन्वेंशन हमें क्या कहता है? वाइल ट्रेसिंग द लूप, अब मैं बता रहा हूं, अगर हम लूप को ट्रेस कर रहे हैं, मींस हमने देखा ना ABCDEFG, वाइल ट्रेसिंग द लूप टू रेजिस्टेंस, तो अगर हम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज कंसिडर एज अ नेगेटिव। ओके, फर्स्ट, while ट्रेसिंग लूप, हम लूप को क्या कर रहे हैं? ट्रेसिंग लूप, शॉर्ट में लिखता हूं ट्रैवलिंग along the direction of along the direction of conventional current
along the direction of conventional current, then potential difference is considered नेगेटिव। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर हम लूप को ट्रेस कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में लूप को ट्रेस कर रहे हैं, तो पोटेंशियल को हम निगेटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब इसको मैं समझाता हूं, इसको याद रखो। वाइल ट्रेसिंग लूप, अब हम ट्रेसिंग लूप ट्रेस कर रहे हैं, ट्रैवलिंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, then potential difference is considered पॉजिटिव। पोटेंशियल डिफरेंस कंसिडर पॉजिटिव। अगर हम लूप ट्रेस कर रहे हैं और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, अगर हम लूप ट्रेस कर रहे हैं और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो पोटेंशियल को हम पॉजिटिव लेते हैं। पोटेंशियल को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। ये समझ में आ गया? देन थर्ड पॉइंट, okay, while tracing loop, the EMF of an electrical source is positive if we move from negative terminal to positive terminal. While tracing the loop, EMF is positive. कब पॉजिटिव होगा? If we move from negative terminal of EMF, negative terminal, to positive terminal. मीन्स अगर हम इस तरह से लूप के ओर जा रहे हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, तो पॉजिटिव पोटेंशियल लेंगे। हम क्या लेंगे? पॉजिटिव ईएमएफ लेंगे, पॉजिटिव ईएमएफ लेंगे। एंड व्हाइल ट्रेसिंग द लूप, ईएमएफ नेगेटिव if move from positive terminal to negative terminal। अगर हम लूप को ट्रेस कर रहे हैं और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो हमें नेगेटिव ईएमएफ लेना होगा, तो हमें नेगेटिव ईएमएफ लेना होगा। तो ये पॉइंट याद रहेंगे, ये पॉइंट याद रहेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसको लूप हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देन हम पॉजिटिव नेगेटिव हम स्टडी करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक लूप पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक है, ये हमारा लूप, ये हमारा क्या है, लूप है। इसको नाम दे देते हैं। यहाँ ईएमएफ सोर्स है हमारा E1, यहाँ ईएमएफ सोर्स है हमारा E2। इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी। ई ईएमएफ के लिए होता है, इसलिए ई नहीं लेते, एफ ले लेते हैं, एफ और जी। ठीक है, एफ और जी। अब करंट फ्लो कर रहे हैं, देखो करंट हम फ्लो कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है ये I1, यहां से करंट फ्लो कर रहा है I3, यहां भी करंट होगा हमारा I3, देन यहां से करंट वापस जाएगा हमारा I1, ठीक है। यहां से करंट आ रहा है पॉजिटिव से I2, और यहां पे करंट वापस जा रहा है हमारा I2, यहाँ I2। अब देखो लूप कैसे ट्रेस करना है आपके ऊपर है, लूप को ट्रेसिंग आपके ऊपर, आप कौन सा भी लूप ले सकते हैं। इसमें अब 3 लूप है, कौन सा है, A B F G A, या फिर B C D F B, या ABCDFGA। तो अब कोई भी लूप हम ले सकते हैं। चलो अब हम लूप लेते हैं, अब हम लूप लेते हैं। कंसिडर लूप, चलो लूप को कैसे ट्रेस करना है हमें, हमें जाना है A to B, देन B to F, F to G, एंड G to वापस A, G to वापस A। तो हम कैसे ट्रेस कर रहे हैं लूप को, देखो डायरेक्शन में देखा देता हूं। पहले हम जा रहे हैं A to B, देन B to F, A to B, B to F, F to G, एंड G to वापस A। ये हमारा ट्रेसिंग का डायरेक्शन है, ये हम ट्रेस कर रहे हैं। अब इस डायरेक्शन में अगर करंट होगा तो हम निगेटिव लेंगे, अब हम उसे क्या लेंगे, निगेटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव। देखो अब हम कहां से कहां जा रहे हैं, A to B। पहले हम रेजिस्टेंस के वैल्यू लिख लेते हैं। ये रेजिस्टेंस है हमारा R1, ये है R2, ये R5, ये R4, और ये हमारा R3। ठीक है, चलो अब हम रेजिस्टेंस, तो पहला अब हम ईएमएफ भी फाइंड करेंगे, और हम क्या फाइंड करेंगे, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस देखो पहले हम कहां से कहां जा रहे हैं, A to B, A to B, A to B में कौन सा रेजिस्टेंस है, R1, इसमें से करंट कितना जा रहा है, I1। तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल होगा I1 R1। ठीक है, अब ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, जी इस डायरेक्शन में हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, A to B, कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, A to B, और करंट का डायरेक्शन A to B, दोनों डायरेक्शन सेम है। देखो करंट I1 A to B, तो ये होगा निगेटिव, ये होगा निगेटिव। तो करंट का डायरेक्शन और ट्रेसिंग का डायरेक्शन सेम है। देन हम जा रहे हैं B to F, B to F नीचे जा रहे हैं। रेजिस्टेंस कौन सा है, R5, करंट कितना फ्लो कर रहा है उसमें से, I3, तो पोटेंशियल कितना होगा यहाँ, पोटेंशियल I3 R5, R3 R5, करंट इनटू रेजिस्टेंस। ट्रेसिंग का डायरेक्शन B to F, ट्रेसिंग का डायरेक्शन B to F, करंट का डायरेक्शन B to F, करंट का डायरेक्शन भी है B to F, तो ये होगा निगेटिव, ये क्या होगा, निगेटिव। देन थर्ड केस, थर्ड केस हम कहां से जा रहे हैं, थर्ड F to G जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, F to G, F to G, करंट का डायरेक्शन भी F to G है, दोनों है। तो यहां भी आएगा हमारा I1 R3, ये होगा हमारा पोटेंशियल, और करंट का डायरेक्शन और ट्रेसिंग का डायरेक्शन सेम है, तो ये होगा निगेटिव, ये क्या होगा हमारा, निगेटिव। अब देखो, अब यहां कौन से टर्मिनल से कौन से टर्मिनल की ओर जा रहा है, अब जा रहे हैं G to A, G to A, G में पहला निकला है निगेटिव टर्मिनल, उसके बाद पॉजिटिव, तो निगेटिव टर्मिनल से हम पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, तो ये आएगा ईएमएफ पॉजिटिव, ईएमएफ पॉजिटिव आएगा, निगेटिव से पॉजिटिव इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन, समझ में आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये पॉजिटिव E1 एक तरफ रखते हैं, बाकी निगेटिव का हम उस तरफ लेके जाएंगे, I1 R1 प्लस I3 R5 प्लस I1 R3,
ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इस तरह से एक लूप हमने ट्रेस किया, एक लूप हमने ट्रेस किया। चलो अब हम दूसरा लूप ट्रेस करते हैं, अब हम दूसरा लूप ट्रेस करते हैं, तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो पॉजिटिव कैसे लेने हैं वो देखते हैं। कंसिडर लूप, अब हम लूप में चलते हैं, देखो बी सी डी एफ बी, कैसे जा रहे हैं हम, बी टू सी, बी टू सी, देन सी टू डी, डी टू एफ एंड एफ टू बी, एफ टू बी, इस तरह से जा रहे हैं। अब इस केस में चलो वापस हम लूप ट्रेस करना स्टार्ट करते हैं। पहले जा रहे हैं बी टू सी, बी टू सी, डायरेक्शन बी टू सी जा रहे हैं, रेजिस्टेंस कौन सा है, R2, और करंट कितना है, I2। तो यहां होगा पोटेंशियल I2 R2, ठीक है, I2 R2। ट्रेसिंग का डायरेक्शन B2C, ट्रेस कहां से कहां कर रहे हैं, B2C, और करंट का डायरेक्शन अपोजिट, करंट C टू B जा रहा है, करंट C टू B, तो ये होगा पॉजिटिव, ये होगा पॉजिटिव, करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। अब आते हैं सेकेंड आर्म, C टू D जा रहे हैं, C टू D, तो C पहला पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव, तो पॉजिटिव से हम निगेटिव जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव, तो ईएमएफ होगा निगेटिव, ईएमएफ होगा निगेटिव। जो लास्ट टर्मिनल होगा जहां हम मतलब पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, तो निगेटिव जा रहे हैं तो E2, ठीक है, ये निगेटिव हो जाएगा। देन कहां से कहां जा रहे हैं, D2F, D2F में कौन सा रेजिस्टेंस है, R4, और करंट I2, तो ये होगा पोटेंशियल I2 R4। ट्रेसिंग का डायरेक्शन D2F, करंट का डायरेक्शन F2D, उल्टा है, देखो करंट उल्टा फ्लो कर रहा है ट्रेसिंग से, ट्रेसिंग हम D2F कर रहे हैं, तो ये आएगा आंसर पॉजिटिव, ये होगा हमारा पॉजिटिव। नेक्स्ट हम जा रहे हैं F2B, कहां जा रहे हैं, F2B जा रहे हैं, तो F2B अगर हम जाएंगे और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां करंट कौन सा है, I3, और रेजिस्टेंस है R5, रेजिस्टेंस R5, ठीक है। ट्रेसिंग का डायरेक्शन F2B, करंट का डायरेक्शन B2F, उल्टा है, तो ये भी आएगा पॉजिटिव, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम रीअरेंज करेंगे, E2 को वहां भेज देंगे तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां होगा E2 इज इक्वल टू I2 R2 प्लस I2 R4 प्लस I3 R5, ये समझ में आ गया। तो इस तरह से हमें साइन कन्वेंशन का यूज करना है। अब आप सोचोगे कि सर लूप कैसे लेना है, लूप आप कैसे भी ले सकते हो, आप कोई भी लूप चूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि इसी डायरेक्शन में लूप लेना है, आप कोई भी लूप ले सकते हो। ए बी सी डी मीन ए बी एफ जी ए भी ले सकते हो, ए जी एफ बी उल्टा भी ले सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ इक्वेशन चेंज होने वाला नहीं, इक्वेशन तो सेम ही आएंगे। तो ये आ गया, दो लॉ समझ में आ गए किरचॉफ के, एक केसीएल एक केवीएल, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब याद रखो कि किरचॉफ करंट जो लॉ है, किरचॉफ फर्स्ट किरचॉफ करंट लॉ दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को इंडिकेट करता है। केसीएल क्या कहता है हमें, केसीएल कहता है हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, मीन जितने चार्ज जंक्शन में आएंगे उतने लीव करेंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। करंट मींस फ्लो ऑफ चार्जेस, तो जितने जंक्शन में आएंगे चार्जेस उतना लीव करके चले जाएंगे, तो इट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या इंडिकेट करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और किरचॉफ केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमें क्या कहता है, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन जितना ईएमएफ हम सोर्स दे रहे हैं वो पोटेंशियल में डिवाइड हो रहा है, तो इट इज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये समझ में आ गया। अब इस दो लॉ का यूज करके हमें सम सॉल्व करने हैं, इन दो लॉ का यूज करके क्या करना है, हमें सम सॉल्व करने होते हैं। केसीएल और केवीएल का यूज करके हमें सम सॉल्व करने होते हैं। तो वो सम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए हमें कुछ स्टेप दिए गए हैं, उसके लिए हमें क्या दिए गए हैं, स्टेप दिए गए, उस स्टेप से हमें चलना होता है। तो वो कौन से स्टेप्स है वो हम देख लेते हैं। तो अगर हमें केसीएल केवीएल को सॉल्व करना है, इससे इक्वेशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, ओके, फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स,
यूजिंग किरचॉफ लॉ। ओके, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना है, किरचॉफ लॉ। तो उसके 5 स्टेप है, उसके 5-6 स्टेप है। तो पहला स्टेप हमारा है चूज सम डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट का डायरेक्शन आपको सर्किट में नहीं दिया है तो आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो चूज सम डायरेक्शन ऑफ करंट, अपने हिसाब से कोई भी करंट का डायरेक्शन आप ले सकते हो। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम में सर्किट या कुछ दिया नहीं है, तो आप सर्किट ड्रॉ करेंगे और उसमें करंट का डायरेक्शन आप अपने हिसाब से ले लोगे, जो भी होगा वो। देन रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल, रिड्यूस नंबर ऑफ वेरिएबल यूजिंग किरचॉफ करंट लॉ। तो वेरिएबल को रिड्यूस करना है, मींस हम क्या करेंगे, करंट का एडिशन, जंक्शन में कितने करंट आ रहे हैं, कितने करंट जा रहे हैं, किरचॉफ करंट लॉ यूज करके हम क्या करेंगे, वेरिएबल को रिड्यूस करेंगे। थर्ड, डिटरमाइन लूप, डिटरमाइन इंडिविजुअल लूप। तो कितने लूप्स है उस सर्किट में वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो हमें लूप अप्लाई करने, लूप फाइंड आउट करने हैं। देन उसको क्या अप्लाई करना है, अप्लाई केवीएल, अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू लूप। लूप को हमें वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है, इंडिविजुअल लूप को। तो इससे हमें क्या मिलेंगे, इक्वेशन। अभी हमने इक्वेशन फाइंड किए, देखो पीछे इक्वेशन फाइंड किए, देखो यहाँ हमें इस तरह के हमें इक्वेशन मिलेंगे, इस तरह के हमें इक्वेशन मिलेंगे। तो हमें क्या मिलेंगे उससे, इक्वेशन। देन इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। जो भी हमें इक्वेशन मिलेंगे उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और 6, जो भी आंसर आएगा, करंट का आंसर आएगा, इन केस आंसर, इन केस इन केस आंसर ऑफ करंट इज निगेटिव, अगर आंसर आपका करंट का निगेटिव आया तो हमने जो डायरेक्शन लिया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो हमने जो डायरेक्शन चूज किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो, फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसीलिए आप कोई भी डायरेक्शन में करंट ले सकते हो। अगर पॉजिटिव आया तो करेक्ट डायरेक्शन लिया था, अगर निगेटिव आया तो हमने जो डायरेक्शन लिया था उसका उल्टा डायरेक्शन होगा, उतना ही होगा, लेकिन प्रॉब्लम आपका इजीली सॉल्व हो जाए। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, हमें पहले तो डायरेक्शन ऑफ करंट चूज करना होता है, देन वेरिएबल को रिड्यूस करना होता है, देन डिटरमाइन लूप, अप्लाइंग केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करना होता है लूप को। देन इक्वेशन मिलेंगे, उस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, और इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, जो आंसर मिलेगा, अगर वो नेगेटिव होगा तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो चलो अब हम एक सम सॉल्व करते हैं तो आपको इजीली उसको पता चलेगा। एक सम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होगा। ओके, चलो क्या देते हैं सम, इजी सम लेते हैं। तो आपको सम देखो, डायग्राम नहीं दिया जाएगा, आपको थ्योरेटिकल सम दिया जाएगा। तो क्या दिया जाएगा, थ्योरेटिकल सम। कैसे, 2 बैटरीज ऑफ 7 वोल्ट एंड 13 वोल्ट, 2 बैटरीज of 7 volt and 13 volt are an internal resistance internal resistance 1 ohm and 2 ohm। दो बैटरीज है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम एंड 2 ओम रिस्पेक्टिवली are connected in parallel with the resistance, are connected in
पैरेलल विथ रेजिस्टेंस 12 ohm, with resistance 12 ohm. Find the current through each branch. Find current through each branch. Find current through each branch of the circuit and the potential difference across 12 ohm resistors. क्या कहा हमें? टू बैटरीज 7 वोल्ट एंड 13 वोल्ट जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 2 ओम है रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल विद रेजिस्टेंस 12 ओम. फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रेजिस्टेंस. तो अब हम क्या करेंगे? इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट इस पे ही मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं. ठीक है, यहां कर लेते हैं डायग्राम. क्या कहा हमें? एक 7 वोल्ट का बैटरी है और एक 13 वोल्ट का बैटरी. इसको इंटरनल रेजिस्टेंस है. ये 7 वोल्ट का बैटरी, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस. देन दूसरा हमारा 13 वोल्ट का बैटरी, उसको इंटरनल रेजिस्टेंस. और ये दोनों कनेक्टेड है पैरेलल. किसको? 12 ओम के रेजिस्टर को. ये दोनों कनेक्टेड है 12 ओम के रेजिस्टर को. ठीक है. तो ये है हमारा 7 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस 1 ओम. ये है हमारा 13 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम. और ये हमारा 12 ओम रेजिस्टेंस. अब देखो डायरेक्शन आप कोई भी ले सकते हो. देखो ये हम यहाँ डायरेक्शन ले लिया. अब हम मानते हैं कि इसमें से करंट जा रहा है I1 और इसमें से करंट जा रहा है I2. ठीक है. तो अब यहाँ से करंट भी आएगा I1 और यहाँ जाएगा करंट I2. ठीक है. अब ये थर्ड ब्रांच में से कितना करंट जाएगा? तो ये दोनों करंट आके यहाँ मिक्स हो जाएंगे. उसको हम कहेंगे I1 प्लस I2. तो ये करंट इसमें से जाएगा. तो अब देखो हम I3 भी ले सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया? इसको रिड्यूस कर दिया. क्या कर दिया? हमने दो ही वेरिएबल यूज करे, तो वेरिएबल को रिड्यूस कर दिया. तो पहले वेरिएबल को रिड्यूस कर दिया, यहां से करंट जाएगा. अब इसको नाम दे देंगे हम A, B, C, D, E, F. ठीक है. तो पहला हमारा स्टेप क्या था? पहला हमारा स्टेप था चूज द सम डायरेक्शन ऑफ करंट. तो हमने डायरेक्शन ऑफ करंट ले लिया अपने हिसाब से. I1 I2 का डायरेक्शन ले लिया. देन नंबर ऑफ वेरिएबल रिड्यूस किया. अगर I1 I2 दो वेरिएबल है तो हमने I3 वेरिएबल नहीं लिया. हमने दो ही वेरिएबल रखे, I1 और I2, दोनों को ऐड कर दिया. क्योंकि जंक्शन में करंट आ रहा है, I1 और I2 दोनों मिक्स हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद हमें क्या करना है? लूप कंसिडर करना है. अब इसमें 3 लूप है. इसमें कौन से लूप है? 3 लूप है. एक है A,
ए बी डी सी ए ये है, दूसरा ए बी डी एफ ई सी ये है। तो बहुत सारे लूप है, तो इसमें से आपको कौन सा अच्छा वाला लूप पड़ेगा उस हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा। तो अब हम लूप चूज करते हैं, देखो मैं लूप चूज करता हूं यहाँ, कंसिडर लूप। अब हम लूप चूज करेंगे हमारा ए देन ई एफ बी ए, ये बड़ा वाला लूप, ए ई एफ बी ए, ए ई एफ बी ए, ये हम बड़ा वाला लूप चूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम जाएंगे ए टू ई, कहाँ जाएंगे, ए टू ई जाएंगे, ए टू ई जाएंगे, कोई भी कंपोनेंट नहीं है, कोई भी कंपोनेंट नहीं है। तो देन ई टू एफ जाएंगे, ई टू एफ में करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई वन आई टू, कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई वन प्लस आई टू, और रेजिस्टेंस कितना है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 12 वोल्ट। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, 12 वोल्ट रेजिस्टेंस इंटू आई वन प्लस आई टू, ये हो गया हमारा पोटेंशियल, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब हम जा रहे हैं ई टू एफ, करंट भी जा रहा है ई टू एफ, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो साइन निगेटिव, साइन आएगा निगेटिव। देन एफ टू बी में कोई भी, एफ टू बी हम जा रहे हैं, एफ टू बी, एफ टू बी में कोई भी कंपोनेंट नहीं है। देन बी टू ए जा रहे हैं, बी टू ए में पहले आता है 1 ओम रेजिस्टेंस, तो 1 इंटू आई वन, 1 इंटू आई वन दैट इज आई वन। अब डायरेक्शन बी टू ए जा रही है और करंट का डायरेक्शन सेम, तो ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा। और हमारा ईएमएफ सोर्स कौन से टर्मिनल, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो ईएमएफ पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव कितना है 7 वोल्ट, पॉजिटिव 7 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो निगेटिव, सबको निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, 7 वहां भेज दो, तो क्या हो जाएगा 12 आई वन प्लस आई टू माइनस आई वन, सॉरी प्लस आई वन इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू 7। ये हो गया हमारे इक्वेशन 1, ये हो गया हमारे इक्वेशन 1। सिमिलरली अब हम दूसरा लूप लेंगे, दूसरा लूप कौन सा लेंगे, नाउ लूप कंसिडर सी ई एफ डी सी, कौन सा लेंगे, सी ई एफ डी, ये छोटा वाला लूप, सी ई एफ डी सी। तो दोनों में हमने 12 वोल्ट कॉमन रखा है, तो दोनों को सॉल्व करने के लिए इजी जाएगा, इसलिए हमने ऐसा रखा है। देखो सी टू ई में कोई भी, सी टू ई में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, ई टू एफ वापस वही -12 आई वन प्लस आई टू, ये आ जाएगा, ठीक है, -12 आई वन प्लस आई टू। देन यहां से हम जाएंगे क्या, एफ टू डी, एफ टू डी में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, डी टू सी जाएंगे, डी टू सी में 2 ओम है, सॉरी 2 ओम है, और करंट कितना फ्लो कर रहा है आई टू, तो ये होगा 2 इंटू आई टू, करंट का डायरेक्शन ट्रेसिंग का डायरेक्शन सेम, तो माइनस। अब हम सोर्स में -2 पॉजिटिव, ईएमएफ सोर्स में कहां से आ, निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो ये आएगा पॉजिटिव 13 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी वापस हम निगेटिव वाला 13 उस तरफ जाएगा, या निगेटिव टर्मिनल उस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 12 आई वन प्लस आई टू प्लस 2 आई टू इज इक्वल टू 13, इक्वेशन 2। अब हमारी इक्वेशन बन गया, अब इन इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इन दोनों के इक्वेशन को माइनस करेंगे। देखो इक्वेशन देख लो एक बार, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, नो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन क्या कर रहे हैं हम 1 कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 हमारा क्या था, इक्वेशन 2 12 आई वन प्लस आई टू प्लस 2 टाइम आई टू इज इक्वल टू 30, इज इक्वल टू 30। और इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारा 12 आई वन प्लस आई टू प्लस आई वन इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू। अब हमें माइनस करना है, हमें क्या करना है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तीनों का साइन माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कट, ये कट हो गया, बचा 2 आई टू
माइनस I1, 13 माइनस 7 6, 13 माइनस 7 6, ये आ गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें से हम लिखेंगे therefore I1 इज इक्वल टू, इसमें से हम I1 का वैल्यू निकाल लेंगे। I1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2I2, 2I2 माइनस 6, 2I2 माइनस 6। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। इसे क्या करेंगे, पुट वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो देखो इक्वेशन 2 में वैल्यू 12, I1 का वैल्यू क्या पुट करना है हमें, 2I2 माइनस 6 प्लस I2, I1 प्लस I2 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 13, इज इक्वल टू 13। अब ये होगा 24I2 प्लस प्लस यहाँ होगा सॉरी माइनस 72, माइनस प्लस 12I2 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 30, इज इक्वल टू 30। तो देखो अब यहाँ क्या है, 24I2, 12I2, 2I2, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 38, कितना हो जाएगा 38I2, 38I2 इज इक्वल टू 13 प्लस 72, यहाँ आ गया, ये हो गया 13 प्लस 72 कितना हो गया 85, कितना हो गया 85। तो I2 इज इक्वल टू 85 बाय 38। अगर आप डिवाइड करोगे इसको तो नियर अबाउट आंसर आता है 2.23, 2.237 एम्पियर। तो ये आ गया हमारा I2 का आंसर। अब ये I2 का आंसर हम कहाँ पुट करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन है, इक्वेशन 3 कहते हैं इसको। तो इक्वेशन 3 में हम पुट करते हैं I2 का वैल्यू, तो I1 इज इक्वल टू 2 टाइम I2 का वैल्यू कितना आया 2.237 इंटू सॉरी माइनस 6, तो I1 का वैल्यू आएगा हमारा, अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो ये नंबर बड़ा ये नंबर छोटा, तो ये आएगा -1.526 एम्पियर। अब देखो करंट का आंसर माइनस आया, मीन्स हमने जो डायरेक्शन लिया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो I1 आ गया, I2 आ गया। अब 12 ओम से कितना करंट फ्लो करता है I1 प्लस I2। नाउ I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 0.711। एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो माइनस हो जाएगा एम्पियर। तो ये तीनों ब्रांच से करंट फ्लो करते हैं। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो आपको थ्योरेटिकल प्रॉब्लम भी दिए जाएंगे एग्जाम में, तो आपको अपने हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करना है, अपने हिसाब से वेरिएबल लेने हैं, अपने हिसाब से सॉल्व करना है, तो आंसर आपका इजीली आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया, कंसेप्ट इजी है। ठीक है, तो ये हमारा इजी कंसेप्ट। तो इस तरह से आपको इसके ऊपर प्रॉब्लम आते हैं, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेने वाले हैं इसमें, दैट इज एप्लीकेशन विस्टोन ब्रिज। पहले हम लेने वाले हैं इसमें विस्टोन ब्रिज। विस्टोन ब्रिज, तो हम विस्टोन ब्रिज यहाँ कंसिडर करने वाले हैं। तो
तो अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ सर्किट। चलो अब देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज को 4 रेजिस्टेंस होते हैं, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं 4 रेजिस्टेंस को। ये हम 4 रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। यहाँ होता है गैल्वेनोमीटर, इसे कहते हैं ईएमएफ सोर्स। ये की ये हमारा करंट हम ड्रॉ कर रहे हैं।
ठीक है, इसे कहा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज इसको डेवलप किया, द व्हीटस्टोन ब्रिज वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय द कार्ल व्हीटस्टोन टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजर करने के लिए कार्ल व्हीटस्टोन ने इसको डिजाइन किया गया है। इट इज ऑल्सो यूज टू कैलिब्रेटिंग द इंस्ट्रूमेंट लाइक वोल्ट मीटर एमीटर। वोल्ट मीटर एमीटर को कैलिब्रेट करने के लिए भी इसका यूज, या स्केल डिसाइड करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज देखो क्या दिया है, अब 4 रेजिस्टेंस P Q R S, इसमें 4 रेजिस्टेंस है P Q R S कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में इसको कनेक्टेड किया गया है। और क्वाड्रिलेटरल के साइड A B C D है हमारे पास, A B C D एज शोन इन अ फिगर। तो ये ABCD क्वाड्रिलेटरल में 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए P Q R S। समझ में आ रहा है, डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ऐसे ही। देन अ बैटरी एंड EMF, बैटरी ऑफ EMF E एंड की आर कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट A एंड C। A और C के पॉइंट के बीच में देखो हमने क्या कनेक्ट किया है, EMF सोर्स एंड बैटरी हमने कनेक्ट किए बिटवीन पॉइंट A एंड C, बिटवीन पॉइंट A एंड C। एंड बिटवीन पॉइंट B एंड D क्या किया, कनेक्ट किया हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। अब देखो A पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट है और B पॉइंट निगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है। ये पॉजिटिव तो A पॉइंट हायर पोटेंशियल पे और C पॉइंट किसको कनेक्टेड है, निगेटिव पोटेंशियल को, दैट इज लोअर पोटेंशियल पे। तो A पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट C। और हमने गैल्वेनोमीटर किस में कनेक्ट किया है, गैल्वेनोमीटर G हैविंग रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, G। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर G, याद रखो G रेजिस्टेंस का वैल्यू। गैल्वेनोमीटर B एंड D के बीच में कनेक्ट किया। अब देखो जब हम करंट की को क्लोज करते हैं, अब हम की को क्लोज कर दिया तो करंट I फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब A हमारा जंक्शन पॉइंट है, A हमारा जंक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पे करंट स्प्लिट अप हो जाएगा। तो I करंट स्प्लिट अप हो गया I1 एंड I2, I1 एंड I2। अब I1 करंट आगे जाएगा, B पॉइंट वहां पर जंक्शन है, तो I1 से कुछ पार्ट IG चला जाएगा, गैल्वेनोमीटर में चला जाएगा। और बचा हुआ पार्ट मींस I1 माइनस IG, ये करंट बच गया। IG करंट गैल्वेनोमीटर में चला गया वो, और बचा कितना करंट, I1 माइनस IG, वो Q में से चला जाएगा, वो Q में से चला जाएगा। ठीक है, अब देखो ये IG करंट D तक आएगा, D में कौन सा करंट आ रहा है, I2, और I2 के साथ ये मिक्स हो जाएगा, तो यहाँ करंट होगा I2 प्लस IG। तो यहाँ करंट होगा I2 प्लस IG, और ये करंट फिर S से ट्रेवल होके वापस दोनों करंट मिलके I करंट फॉर्म हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया। तो P में से करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1, R में से I2, Q में से I1 माइनस IG, और S में से I2 प्लस IG, ये करंट फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो करंट I दो पार्ट में डिवाइड होगा, I1 I2, I1 P से जा रहा है, I2 R से जा रहा है। देन यहां आगे आएंगे B पॉइंट पे, तो B पॉइंट पे वापस I1 स्प्लिट अप होगा, I1 का IG पार्ट गैल्वेनोमीटर से जाएगा, और बचा हुआ I1 माइनस IG पार्ट Q में से जाएगा। ये IG करंट I2 के साथ मिल जाएगा, तो यहाँ I2 प्लस IG करंट होगा वो S में से ट्रेवल करेगा। तो ये समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको KCL एंड KVL लगाते हैं। ठीक है, तो A पॉइंट पे देखो, अगर जंक्शन पॉइंट A लेते, जितना करंट I आ रहा है वो किसमें स्प्लिट अप हो रहा है, I1 प्लस I2। तो हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, ये क्या है, किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ फर्स्ट लॉ से आ गया, या फिगर से हमने ये फाइंड आउट किया। अब हम लूप कंसिडर करते हैं। ठीक है, कंसिडर अ लूप, कंसिडर अ लूप। कौन सा लूप कंसिडर करेंगे, देखो पहला हम लूप कंसिडर करते हैं ABDA, ABDA इस तरह से जा रहा है, A टू B, B टू D, D टू A, ABDA। ठीक है, तो हम लूप ले रहे हैं ABDA, ABDA लूप ले रही है। उसमें से देखो क्या आएगा, पहले इसमें है I1P, I1P, पहले वोल्टेज कितना होगा, I1P, पॉजिटिव होगा या निगेटिव, ए भी हम ट्रेस कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट है, तो ये निगेटिव आएगा। देन हम जा रहे हैं B टू D, इसमें क्या है, करंट फ्लो कर रहा है IG, और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर G, तो यहाँ पोटेंशियल कितना आएगा, IgG। करंट का डायरेक्शन और ट्रेसिंग का डायरेक्शन सेम, तो ये भी निगेटिव आएगा। अब यहाँ हम जा रहे हैं D2A, कहाँ जा रहे हैं, D2A, रेजिस्टेंस R, करंट I2, तो पोटेंशियल होगा I2R।
और करंट का डायरेक्शन और ट्रेसिंग का डायरेक्शन अपोजिट है, हम डी टू ए जा रहे हैं और करंट ए टू डी जा रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा, इज इक्वल टू 0। तो तीनों हम लिख लेते हैं, क्या है, पहला माइनस I1P माइनस IgG प्लस I2R इज इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन 1 किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। अब हम दूसरा लूप कंसिडर करते हैं, ठीक है, दूसरा लूप हम कंसिडर करते हैं। कौन सा दूसरा लूप? अब हम दूसरा लूप लेंगे बी सी डी बी, ठीक है, लूप कैसा भी ले लो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बी सी डी बी ले लो, बी डी सी बी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो बी सी डी बी। नाउ कंसिडर लूप बी सी डी बी। अब इसमें हम केवीएल अप्लाई करेंगे। देखो बी टू सी, सी टू डी और डी टू बी जा रहे, तो बी टू सी जा रहे हैं, करंट I1 माइनस IG क्यू में से जा रहा है, तो पोटेंशियल I1 IG इंटू क्यू निगेटिव होगा। देन सी टू डी जा रहे हैं, करंट अपोजिट है, S इंटू I2 प्लस IG, ये प्लस होगा। एंड देन हम जा रहे हैं डी टू बी, ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि करंट का डायरेक्शन और ट्रेसिंग का डायरेक्शन उल्टा है, तो प्लस IgG होगा, इज इक्वल टू 0। तो तीनों को लिख लेते हैं, देख लो अच्छी तरीके से, क्या है, माइनस I1 माइनस IG क्यू प्लस I2 प्लस IG S प्लस IgG इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2, दो इक्वेशन आ गए। चलो अब स्पेशल केस कंसिडर करते हैं। अब क्या करते हैं, स्पेशल केस कंसिडर करते हैं। सपोज गैल्वेनोमीटर से करंट 0 है, गैल्वेनोमीटर से करंट 0, ये कब पॉसिबल होगा, जब पोटेंशियल बी और डी पॉइंट पे सेम होगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल है और यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो अगर हम मानते हैं कि IG इज इक्वल टू G, इफ IG is equal to G means potential at point B is equal to potential at point C, तो इसे कहेंगे, इस केस को कहते हैं ब्रिज बैलेंस हो गया। क्या कहते हैं, ब्रिज इज बैलेंस। इस कंडीशन को, अगर करंट गैल्वेनोमीटर से नहीं फ्लो करता तो उसे कहते हैं ब्रिज बैलेंस है। तो अब IG 0 है, तो उस केस में हमारे इक्वेशन क्या होंगे, उस केस में हमारे इक्वेशन क्या होंगे, तो इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 क्या होगा, माइनस I1P माइनस, ये IG 0 हो गया तो ये 0 हो गया, तो प्लस I2R इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन बन गया। और इससे हम लिख सकते हैं I1P इज इक्वल टू I2R, ये हो गया इक्वेशन 3। देन फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 में भी IG का वैल्यू 0 पुट करो, ये 0, ये 0, ये भी 0, तो क्या होगा, माइनस I1Q प्लस I2S इज इक्वल टू 0, ये तो 0 हो गया, तो यहां से होगा I1Q इज इक्वल टू I2S, ये हो गया इक्वेशन 4। डिवाइड इक्वेशन 3 एंड 4, डिवाइड इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को डिवाइड करते तो क्या होगा, I1P डिवाइडेड बाय I1Q इज इक्वल टू I2R इज इक्वल टू I2S। तो I1 कट, I2 कट, P Q यहाँ R और यहाँ S, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो इसमें से आपको कोई भी 3 रेजिस्टेंस पता होंगे तो आप एक 4th रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। तो कोई भी 3 रेजिस्टेंस आपको पता होंगे तो उसमें से आप
फोर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ये समझ में आ गया, 1 2 3 4, कोई भी 3 रेजिस्टेंस अगर आपके पास है तो फोर्थ रेजिस्टेंस। तो यही व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए फॉर्मूला है। तो ये बहुत आईएमपी फॉर्मूला है और ये क्वेश्चन आता भी है बोर्ड में, तो इसको भी अच्छी तरीके से करके रखो। क्या इसके ऊपर सम आएंगे, P/Q इज इक्वल टू R/S, ये फॉर्मूला याद ही रखना है। तो आपको ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद हम इसके एप्लीकेशन स्टडी करने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, तो यहां तक समझ में आ गया हमारा। तो यहां हम अप टू व्हीटस्टोन ब्रिज हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। मींस केसीएल स्टडी किया, किरचॉफ करंट लॉ, देन किरचॉफ वोल्टेज लॉ, एंड देन हमने व्हीटस्टोन ब्रिज तक कंप्लीट कर लिया। अब हम स्टडी करने वाले हैं इसके आगे जो भी है वो एक्सपेरिमेंट है, एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये एक्सपेरिमेंट आपको प्रैक्टिकल में करने हैं, आपके 12th के प्रैक्टिकल में भी यही एक्सपेरिमेंट आपको आएंगे, ठीक है। तो वहां आपको और कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अभी आप ध्यान दोगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उससे आपको बेनिफिट होगा प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो यहाँ हम हमारा लेक्चर स्टॉप करते हैं।